नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इस हफ्ते 6.92 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और अब कुल रिजर्व 695.36 बिलियन डॉलर पर है। हालांकि आरबीआई लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, जो डॉलर की घटती ताकत को देखते हुए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यूरोप की सीपीआई यानी महंगाई दर इस बार 2.1% रही है, जो पिछले महीने की तुलना में थोड़ी कम है। वहीं भारत की सीपीआई 1.5% से भी नीचे है, जिससे साफ है कि महंगाई के मोर्चे पर भारत फिलहाल विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है। अप्रैल से सितंबर 2025 तक भारत का फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी घाटा 36.5% पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की 29.4% से ज्यादा है। हालांकि सरकार ने अब तक बजट का 51.8% खर्च कर दिया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 37% खर्च हुआ था, जो बेहतर एग्जीक्यूशन दिखाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का प्रदर्शन शानदार रहा है। सितंबर महीने में इस सेक्टर की ग्रोथ 10.2% रही, जो पिछले 10 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। इंडस्ट्री क्रेडिट यानी कंपनियों को दिए गए लोन में सितंबर में 7.3% की बढ़त हुई है, जबकि रिटेल लोन ग्रोथ थोड़ा धीमा रहा। इससे पता चलता है कि बिजनेस एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रियल एस्टेट मार्केट 2030 तक 19.7 ट्रिलियन रुपए यानी लगभग 20 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंच सकता है। लोढ़ा और डीएलएफ जैसी कंपनियों का प्रदर्शन इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। एप्पल ने भारत में अब तक का सबसे ऊंचा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। आईफोन 17 की मजबूत डिमांड की वजह से कंपनी की कुल सेल 102.5 बिलियन डॉलर रही। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमएस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब भारत में पार्टनरशिप कर रही हैं। गोल्ड की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, जबकि सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिली है। इसके पीछे अमेरिका और चीन की हाल की मीटिंग के बाद बढ़ी वैश्विक अनिश्चितता का असर माना जा रहा है। एनालिस्ट गौतम शाह का मानना है कि अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अगली रैली में पीएसयू बैंक और मेटल सेक्टर लीड कर सकते हैं। अमेरिकी बाजार फिलहाल कमजोर मूड में है। डाउ जोन्स दबाव में है और अमेरिकी सरकार का शटडाउन आज 31वें दिन में पहुंच चुका है। वहीं नैस्डैक कंपोजिट 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। भारतीय कंपनियों के एडीआर वर्जन जैसे विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सभी में गिरावट देखने को मिली है, जिससे गिस्ट निफ्टी पर भी दबाव बना हुआ है। आज की एफआईआई डीआईआई डेटा की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने करीब 6,769 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 768 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यानी घरेलू निवेशक फिलहाल मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सितंबर तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही से 5% बढ़ा, लेकिन ये बाजार के अनुमान से थोड़ा कम रहा। आय में करीब 7% की गिरावट आई, जबकि एबिडा मामूली रूप से बढ़ा। अच्छी बात ये रही कि कंपनी का मार्जिन 8.6% से बढ़कर 9.3% हो गया, यानी हर लीटर बिक्री पर पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए 7.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर रखी गई है और भुगतान 29 नवंबर या उससे पहले किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। बैंक का मुनाफा साल दर साल 8% गिरकर 4,809 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम में सिर्फ 3% की बढ़त रही। अच्छी बात यह रही कि बैंक की एसेट क्वालिटी सुधरी है। ग्रॉस एनपीए 3.28% से घटकर 2.16% और नेट एनपीए 0.60% से घटकर 0.57% पर आ गया है। बैंक के ग्लोबल डिपॉजिट्स में 9.3% और एडवांसेस में 11.9% की बढ़त हुई है। हालांकि नॉन इंटरेस्ट इनकम 32% घट गई। कुल मिलाकर बैंक की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है और शुक्रवार को इसका शेयर करीब 2% ऊपर बंद हुआ।
टाइटगढ़ रेल सिस्टम्स को मुंबई मेट्रो लाइन के लिए 2481 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी 131 मेट्रो कोचों का डिजाइन, निर्माण, सप्लाई और टेस्टिंग करेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम और प्लेटफॉर्म डोर इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी भी कंपनी को दी गई है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे TRSL की स्थिति भारत के शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में और मजबूत होगी। ये मुंबई मेट्रो के लिए कंपनी का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसके मेक इन इंडिया विजन को और मजबूती देता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को 1986 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस के साथ असेसमेंट ऑर्डर मिला है जो ट्रांसफर प्राइसिंग और टैक्स एडजस्टमेंट से जुड़ा है। कंपनी ने साफ कहा है कि इसका उसके बिजनेस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील दायर करेगी। पतंजलि फूड्स के सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 67% बढ़कर 517 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू 21% बढ़ा है। एबिडा में 19% की वृद्धि हुई है। हालांकि मार्जिन हल्के से घटकर 5.6% रहे हैं। कंपनी को GST दरों में बदलाव का फायदा मिला है, जिससे अब उसके पोर्टफोलियो का करीब 85% हिस्सा सिर्फ 5% टैक्स दायरे में आता है। FMCG सेगमेंट में कंपनी की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ 34% और सालाना आधार पर 30% रही, जबकि खाद्य तेल कारोबार में 17% की बढ़त हुई है। अडानी पावर के शेयर में आज हल्की गिरावट रही, लेकिन कंपनी के लिए बड़ी खबर ये है कि उसे असम में 3.2 गीगावाट का कोल टेंडर मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए आने वाले समय में मजबूत ऑर्डर बुक तैयार करेगा। तकनीकी रूप से 150 रुपए का लेवल शेयर के लिए अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 170 रुपए का रेजिस्टेंस बना हुआ है। RR केबल के नतीजे इस बार काफी शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा एक साल पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 49.5 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसकी आय भी करीब 20% बढ़कर 2144 करोड़ रुपए रही, जबकि ऑपरेटिंग मुनाफा यानी एबिडा लगभग 2 गुना होकर 175 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी का मार्जिन 4.8% से बढ़कर 8.1% हो गया, जो बताता है कि बिजनेस पहले से ज्यादा कुशलता से चल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है जो अगले 10 साल के लिए दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाएगी। ये ऑफिशियली कंफर्म की गई डील है जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे डिफेंस फ्रेमवर्क का नया चैप्टर है। ये डील पहली बार नहीं हुई है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, फिर 2015 में इसे रिन्यू किया गया था और अब 2025 में तीसरी बार इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कई अहम सहयोगी प्रोग्राम शामिल हैं। इस नई डील के तहत भारत और अमेरिका कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल प्रोसेस को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज बनाने पर काम करेंगे ताकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इस डील का बड़ा हिस्सा है, जिसके तहत जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। इसका मतलब है कि भारत में लोकल लेवल पर डिफेंस प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को भी बढ़ावा मिलेगा। डील के फोकस सेक्टर की बात करें तो इसमें 4 बड़े एरिया हैं: एरोस्पेस, नेवल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी। एरोस्पेस के तहत फाइटर जेट्स, UAV यानी ड्रोन और डिफेंस इंजनों पर काम होगा। साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट प्रोटेक्शन और AI आधारित डिफेंस सिस्टम पर मिलकर काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स और मेंटेनेंस सेंटर्स भी बनाए जाने की योजना है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बड़ा फोकस रहेगा। भारत और अमेरिका मिलकर ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स का प्रोडक्शन करने पर काम कर सकते हैं, जिससे HAL, पारस डिफेंस, ZTT, ड्रोन डेस्टिनेशन और आइडिया फोर्ट जैसी भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। फाइटर जेट्स में भी सहयोग की संभावना है। अमेरिका अपने F-35 जेट्स भारत को बेचने की कोशिश कर सकता है, जबकि भारत के पास रूस के सुखोई 35 का भी ऑप्शन है। इसके चलते HAL जैसी कंपनियां फिर से सुर्खियों में रह सकती हैं। नेवल सेगमेंट में MDL, GRSE और कोचिन शिपयार्ड जैसी सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि ये सबमरीन और शिप बिल्डिंग से जुड़ा काम करती हैं। मिसाइल और रडार सिस्टम में भारत डायनामिक्स और BL जैसी कंपनियां सक्रिय हैं, जिन्हें इस डील से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नए प्रोजेक्ट्स का फायदा मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स की जॉइंट वेंचर कंपनी एस्ट्रा राफेल कॉमसेस प्राइवेट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 285.56 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और एक्सेसरीज की सप्लाई से जुड़ा है। ये प्रोजेक्ट अगले 11 महीनों में पूरा होगा और इसका बड़ा हिस्सा एस्ट्रा राफेल कॉमसेस द्वारा हैंडल किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये सौदा किसी भी तरह की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आता।
मेड प्लस हेल्थ के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 43% बढ़कर 55.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि आय 12% बढ़कर 1,679 करोड़ रुपए रही। ऑपरेटिंग मुनाफे में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 7.9% से बढ़कर 8.9% पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी न सिर्फ ज्यादा कमा रही है बल्कि हर बिक्री पर पहले से बेहतर कमाई भी कर रही है। फीनिक्स मिल्स ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का शुद्ध लाभ 43% बढ़कर 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि आय 5% बढ़कर 1,105 करोड़ रुपए रही। एबिडा में 29% की बढ़त के साथ ये 667 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। खास बात ये रही कि कंपनी का मार्जिन बढ़कर 59.8% हो गया, जो बताता है कि रियल एस्टेट और मॉल कारोबार में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो रही है। शेफलर इंडिया के नतीजे भी मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 22% बढ़कर 289 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जबकि आय 15% बढ़कर 2,435 करोड़ रुपए रही। ऑपरेटिंग मुनाफा भी करीब 24% बढ़ा और मार्जिन 17.5% से बढ़कर 18.8% पर पहुंच गया। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड के सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद दमदार रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 94% बढ़कर 102 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ रही। डॉलर के लिहाज से भी कंपनी की कमाई में ग्रोथ रही है। कंपनी का ईबिट मार्जिन 14% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। कंपनी ने इस तिमाही में 18 नए क्लाइंट्स जोड़े हैं और अब इसका डील पाइपलाइन 12,000 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। कंपनी को भविष्य में भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। आईटी सर्विस कंपनी एम्फेसिस लिमिटेड ने भी लगातार दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 469 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू बढ़कर 3,902 करोड़ रुपए रहा। डॉलर के लिहाज से भी कंपनी की कमाई में ग्रोथ रही है। कंपनी का एबिट मार्जिन 15.3% पर स्थिर बना रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एम्फेसिस की स्थिर ग्रोथ और BFSI सेक्टर में सुधार इसे आगे भी मजबूत पोजीशन में रख सकते हैं। APUTS वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 25% बढ़कर 227 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू में 29% की बढ़त रही। डिसबर्समेंट और कलेक्शन दोनों में सुधार देखने को मिला, जो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में मजबूत। एस्ट्रा माइक्रोवेव के डायरेक्टर अतिम कबरा के मुताबिक कंपनी को इस साल 1300 से 1400 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद कर रही है और फिलहाल इसका कुल ऑर्डर बुक 2,303 करोड़ रुपए का है। यानी आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिप्टी CEO राजीव यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बैंक को 31 अक्टूबर से मुक्त कर दिया है। यादव ने अपने पत्र में बैंक और मैनेजमेंट के प्रति आभार जताया और कहा कि वे नए अवसरों की ओर बढ़ना चाहते हैं। शुक्रवार को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 878.10 रुपए पर लगभग स्थिर बंद हुआ। एनालिस्ट के मुताबिक बैंक फिलहाल एक दिलचस्प मोड़ पर है और आने वाले समय में इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार उछाल आया। कंपनी को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 22.22 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते स्टॉक करीब 13% तक उछल गया। ये डील नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से जुड़ी है, जिसमें वाहनों और उपकरणों की देखरेख शामिल है। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और काम अगले 30 दिनों में शुरू होगा। कंपनी का शेयर 435 रुपए तक पहुंच गया और मार्केट कैप 241 करोड़ रुपए के पार हो गया। ग्रो ने अपना मेगा IPO लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसमें 1060 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 57.4 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। IPO 4 से 7 नवंबर तक खुलेगा और इसका प्राइस बैंड 952 रुपए प्रति शेयर के आसपास रह सकता है। कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में 1141 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 3900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके पास 1.4 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और ये देश के लगभग सभी पिन कोड्स में मौजूद हैं, जहां छोटे शहरों से आने वाले निवेशक अब ग्रोथ का अहम हिस्सा है। ग्रो के रेवेन्यू का 85% हिस्सा अभी ब्रोकिंग से आता है, लेकिन कंपनी अब वेल्थ मैनेजमेंट, मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जैसे नए प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। इसकी NBFC यूनिट ग्रो क्रेडिट्स लो रिस्क लोन देती है और MTF बुक हाल ही में 1000 करोड़ रुपए तक पहुंची है। अमेरिका में अब माइग्रेंट्स के वर्क परमिट नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले साल से एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन बंद कर दिया जाएगा। अब हर आवेदन की पूरी जांच के बाद ही परमिट बढ़ाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और परमिट प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। USCIS डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने साफ कहा कि अमेरिका में काम करना अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष अनुमति है और हर विदेशी नागरिक को अनुमति मिलने से पहले जांच जरूरी है।
आईटी सेक्टर की कंपनी जेंसा टेक्नोलॉजीज ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें मुनाफा लगभग स्थिर रहा 182.2 करोड़ रुपए, जबकि रेवेन्यू 2.6% बढ़कर 1421 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 15.5% तक सुधरा है। बिजनेस सेगमेंट्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ने 5.6% की तिमाही और 11% की सालाना बढ़त दिखाई। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेगमेंट में भी 3.9% की तिमाही और 11.3% की सालाना ग्रोथ रही। अथर एनर्जी के शेयरों में पिछले 6 महीनों में 145% की जबरदस्त बढ़त आई है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में तेजी से अपनी पकड़ बनाई है। अभी स्कूटर बाजार का 16% हिस्सा इलेक्ट्रिक हो चुका है और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 31 तक 70 से 75% स्कूटर इलेक्ट्रिक होंगे। अथर एनर्जी ने अब तक 4032 चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं और 100% सॉफ्टवेयर और 80% हार्डवेयर खुद विकसित किया है। इससे कंपनी को बाहरी सप्लायर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और नई टेक्नोलॉजी जल्दी लॉन्च करने की आज़ादी मिलती है। सम्मान कैपिटल के लिए ये तिमाही थोड़ी कमजोर रही। कंपनी का मुनाफा घटकर 309 करोड़ रुपए रह गया और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 6.6% से घटकर 5.5% हो गया, यानी फंडिंग कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। धनुका अग्रेटेक का Q2 मुनाफा 20% घटकर 94 करोड़ रुपए रह गया। इनपुट कॉस्ट बढ़ने और ग्रामीण मांग में सुस्ती के कारण एबिडा मार्जिन भी गिरा है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि रबी सीजन और बेहतर मानसून से दूसरी छमाही में प्रदर्शन सुधरेगा। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने सितंबर तिमाही में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना होकर 240 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि आय 32% बढ़कर 6,528 करोड़ रुपए हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 28% की बढ़त हुई है। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटा है, लेकिन नतीजे इतने मजबूत रहे कि बाजार की गिरावट के बावजूद स्टॉक आधा प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। कंपनी ने बताया कि ये प्रदर्शन उसकी मजबूत ऑर्डर बुक और तेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की वजह से संभव हुआ है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज ने फ्रांस की कंपनी CIA-LAS के साथ डिफेंस सेक्टर में साझेदारी की है। दोनों मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एडवांस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। ये साझेदारी भारत के मेक इन इंडिया मिशन को मजबूत करेगी और देश में लोकल डिफेंस प्रोडक्शन और लेजर आधारित हथियार विकास को बढ़ावा देगी। इससे एक्सिस कैट्स की डिफेंस इंडस्ट्री में तकनीकी मौजूदगी और भी मजबूत हो सकती है। रेडगाइन ने फ्लाईवायर हॉस्पिटैलिटी के साथ साझेदारी की है ताकि होटल इंडस्ट्री में स्मार्ट प्राइसिंग और इंटीग्रेटेड रेट शॉपिंग सोल्यूशन दिए जा सके। फ्लाईवायर अब रेडगाइन के नेविगेटर और अन्य सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करेगी, जिससे कंपनी की इंटरनेशनल पहुंच बढ़ेगी।